जेई और नीट, दो वर्ड जो कि हर एक साइंस स्टूडेंट के मन में होते हैं। उनके मन में ये होता है कि अगर मैंने साइंस ली है तो मुझे जेई करना है या फिर नीट करना है। मैथ्स वाला बच्चा सोचेगा कि उसको जेई करना है और बायो वाला बच्चा सोचेगा कि नीट करना है। हर एक स्टूडेंट जिसने सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है आफ्टर 10th क्लास, वो ये सबको सोचता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि ऐसे ही आंखें बंद करके सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जिन्होंने सोच समझ कर ये सब्जेक्ट चूज किए हैं, साइंस में पीसीएम या फिर पीसीबी। तो उनके मन में ये सवाल होता है कि जेई के लिए क्या करना होता है, नीट के लिए क्या करना होता है। तो आज इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो मेन टॉपिक है अपना, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले इनके बारे में बता देता हूँ कि आखिर क्या रीजन होता है इनके सिलेक्शन रेशियो इतने कम होने का। आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा कि जेई क्या होता है और नीट क्या होता है। जेई एक एंट्रेंस एग्जाम होता है किसके लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और नीट क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है किसके लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए। तो क्या रीजन होता है कि इसका सिलेक्शन रेशियो इतना कम होता है, क्यों बच्चे इससे इतना डरते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जेई और नीट दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जिसकी वजह से बच्चा सिलेक्ट हो पाता है और कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट होता है वो फैक्टर जो होता है, फर्स्ट जो अफेक्ट करता है किसी बच्चे के सिलेक्शन को, वो होता है स्पीड। क्या होता है, स्पीड। और सेकेंड होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सेकंड, फर्स्ट स्पीड एंड सेकंड क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो यही दो फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अब स्पीड कैसे करती है सर, स्पीड की वजह से जो 80% बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके पास नॉलेज तो होती है बट उनके पास स्पीड नहीं होती। उनका रीजन ये होता है कि सर पेपर छूट गया, इस वजह से जेई का पूरा नहीं हो पाया, नीट का पूरा नहीं हो पाया। तो स्पीड एक मेन फैक्टर होता है। और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मैंने पढ़ाते हुए 6 महीने से बस इतना सा मुझे समझ में आया कि बोर्ड के बच्चे के पास नॉलेज होती है, बोर्ड के बच्चे के पास पूरी नॉलेज होती है, बट वो जितना नॉलेज उसके पास होती है उसको पूरी को अप्लाई नहीं कर पाता न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। उसके मन में एक डर बैठा हुआ है कि वो न्यूमेरिकल्स को कभी सोल्व कर नहीं पाएगा। और वो रीजन क्या है कि वो उसके पास क्या होती है, लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो इसी के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। जब जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं डिफरेंट टाइप से जो हमें आता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया पढ़ाने जाऊंगा या कुछ नया बता दूंगा या कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की, बट जो हमें आता है, जितना हमें आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको किस नए तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। माई सेल्फ राकेश सिंह एंड करंटली आई एम परस्यूइंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग एट IIT ISM धनबाद। और टीचिंग मेरी हॉबी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा पढ़ा रहा हूँ अपनी हॉबी के लिए। हॉबी समझते हो ना आप लोग, वो काम जिसको करने से खुशी मिले, अंदर से थोड़ी शांति मिले, दिल को शांति मिले, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर टीचिंग का काम करता हूँ। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आज की जो वीडियो होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। क्वेश्चंस इसलिए लाया हूँ, न्यूमेरिकल्स इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर पढ़ाते हुए ये नोटिस किया है इतने दिनों से कि बच्चों के मन में एक डर बैठा हुआ है न्यूमेरिकल्स को लेकर। बच्चे रट लेते हैं, थ्योरी पूरी याद कर लेंगे, बट उनका एक ही जवाब होता है सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर हम जहां से भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वो हमारे लग नहीं पा रहे, वो हमारे उनके आंसर आ नहीं पाते, हम ज्यादा सोच नहीं पाते। उसका रीजन क्या है कि उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। उसी डर को खत्म करने के लिए ये वीडियोस में बनाने जा रहा हूँ। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस रहेंगे और उन 10 क्वेश्चंस को हम लोग स्पीड के साथ, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के साथ और कुछ नए तरीके के साथ सोल्व करना सीखेंगे। क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बस उन्हीं पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड या फिर एनसीईआरटी प्लस प्लस होंगे, मतलब आपके लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए होंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी टॉपिक होगा, उनसे रिलेटेड पहले से नोट्स पढ़े हुए होने चाहिए। अदरवाइज आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि विदाउट नॉलेज, अब जब नॉलेज ही नहीं होगी तो एप्लीकेशन कैसे होगी भाई, अप्लाई कैसे करोगे नॉलेज को। तो फर्स्ट नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन। तो स्पीड, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं। 10 न्यूमेरिकल्स होंगे, 10 न्यूमेरिकल, उनमें से हर एक का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करवाऊंगा। समझने की कोशिश करना, हर एक चीज आपको आती होगी, अगर आपने पढ़ा होगा उसको आपको जरूर आती होगी, बट कहां पर चक्कर पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, किस तरह से अप्लाई करना है। सर ये तो आता है बट समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, किस तरह से न्यूमेरिकल की क्या डिमांड है।
वो समझ में अगर नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन, कि वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। केसी एंड केपी के बीच में रिलेशनशिप दिया है। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के मेनली क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये केपी प्रेशर के लिए यूज किया है और ये केसी सी कंसंट्रेशन के लिए यूज किया है। इन्होंने सीधा सीधा क्या कहा है? वैसे तो हम लोगों को केपी एंड केसी के बीच में रिलेशनशिप पता है कि क्या होता है, क्या इक्वेशन होती है उसकी, बट इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसके बीच में रिलेशनशिप है और इसने एक इक्वेशन दी है। क्या दी है? केपी इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। सर आर क्या है यहाँ पे? आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी कौन सा है? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होगा, मतलब केल्विन में टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया जाएगा। केपी वही बताया, प्रेशर से रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केसी क्या है? कंसंट्रेशन से रिलेटेड अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। और डेल्टा एन सबसे मेन, डेल्टा एन। सर डेल्टा एन क्या है? यहाँ पर डेल्टा एन के साथ इसने एन जी, डेल्टा एन जी नहीं लिखा, बट डेल्टा एन जी होना चाहिए था यहाँ पर। अब जिसने ये इक्वेशन पढ़ रखी होगी उसको पता होगा कि डेल्टा एन यहाँ पर जो होता है डेल्टा एन जी, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। सर ये तो हमें पता है, आपने इसमें क्या नया बता दिया? नया कुछ नहीं बताया, बस नया ये है या इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर गैसियस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? गैसियस लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब जो भी मेरी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल इक्वेशन होगी, मैं केवल गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट को ही कंसीडर करूंगा, उनके मोल को ही कंसीडर करूंगा। जितने भी मेरे पास सॉलिड होंगे या फिर जितने भी प्योर लिक्विड होंगे उनके मोल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, सॉलिड और प्योर लिक्विड दोनों के मोल्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली गैसियस मोल्स या फिर गैसियस प्रोडक्ट के मोल या गैसियस रिएक्टेंट के मोल को ही कंसीडर किया जाएगा और उससे डेल्टा एन जी फाइंड किया जाएगा। आगे बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। चलो ये पूछ लिया, डेल्टा एन की वैल्यू पूछ ली इसने। डेल्टा एन के बारे में बता रहे थे, डेल्टा एन के बारे में बात कर रहे थे, डेल्टा एन की वैल्यू पूछ ली है। डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन भी गिवन है, NH4Cl। क्या? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है। इंपॉर्टेंट ये कि ये सॉलिड है और ये डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है अपने को? अमोनिया गैस दे रहा है। क्या दे रहा है? अमोनिया गैस एंड HCl गैस। सर आपको किससे पता चला कि ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है? अरे इजी है यार, ये तो बहुत सिंपल है, 10th क्लास में सिखा दिया जाता है कि S का मतलब क्या होगा? यहाँ पर सॉलिड होगा। अगर L लिखा हुआ है तो उसका मतलब सीधा सा क्या होगा कि वो लिक्विड होगा। यहाँ पर अगर G लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? गैस होगा। और एक और होता है जिसमें बच्चे अटक जाते हैं थोड़ा सा, AQ का मतलब क्या होता है? सर एक्वस होगा। क्या होगा? एक्वस होगा। एक्वस मतलब सॉल्यूशन बना हुआ है, किसका? वाटर का सॉल्यूशन बना हुआ है और एक उसी को बोला जाता है अपना एक्वस। तो चलो यहाँ बात कर लेते हैं। डेल्टा एनजी फाइंड करना है। डेल्टा एनजी का फॉर्मूला यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन से होते हैं? पहले जो लिखे होते हैं वो क्या होंगे? अपने रिएक्टेंट होंगे। क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। और बाद में जो लिखे होंगे वो क्या होंगे? अपने प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। तो सबसे पहले मुझे डेल्टा एन जी अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, क्या डेल्टा एन जी अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। सर मोल कहाँ लिखिएगा यहाँ पर? अब ये भी अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा थोड़ा ढंग से, या फिर चैप्टर नंबर 1 द मोल कंसेप्ट में थोड़ा अगर ध्यान दिया होगा तो वहाँ बताया होगा कि डेल्टा एन फाइंड करने या फिर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में और कुछ नहीं, बस जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होते हैं, जो भी कंपाउंड होते हैं, उनके सामने उनके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा होता है उसी को नंबर ऑफ मोल्स की तरह कंसीडर किया जाता है। अभी देखो यहाँ पर अमोनिया गैस है, इसके सामने कितना लिखा हुआ है? सर कुछ नहीं है तो 1 मारेंगे ना भाई। और HCl है, HCl के सामने कितना है? 1 है। और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड इसका भी कितना है? डेल्टा एन फाइंड करने के लिए सेम वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अब मेरे पास मोल्स हैं कितने? 1 मोल प्लस 1 मोल, कितना मोल हुआ? 2 मोल, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट हो गया, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में, इस केमिकल इक्वेशन में क्या कोई गैसियस रिएक्टेंट हमें दिख रहा है क्या? नो, कोई गैसियस रिएक्टेंट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना होगा? 0 होगा। तो 2 - 0 कितना आया? 2।
क्या ऑप्शन में 2 में गिवन है क्या? ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है 0.5, नो। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है 2, कितना? और डेल्टा एन जी जैसे ही मैंने फाइंड किया कितना आया? 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट होगा। मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तुम्हें। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एसएस ले सकते हो, वैसे इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है H2 गैस रिएक्ट्स विद I2 गैस। H2 गैस और I2 गैस, आयोडीन गैस जो दोनों रिएक्ट करके अपना बनाता है क्या? 2HI बनाते हैं। एंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा G नोट, ये G नोट यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ क्या डेल्टा G नोट की वैल्यू इसने दी है, डेल्टा G नोट ग्रेटर देन 0 दिया है, ये बोला है इसने, इंफॉर्मेशन गिवन है। और बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वुड बी, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा? ऑप्शन में क्या है? इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से फाइंड करके बताना है कि क्या आंसर होगा। अब सबसे पहले डेल्टा G नोट दिया है और K दिया है, तो इनके बीच में एक फेमस रिलेशन होता है, वो अगर याद है तो ये एक क्वेश्चन करने में, इस क्वेश्चन को करने में कितने ओनली 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। अब उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक रिलेशन होता है G, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln K। ये K और कुछ नहीं, K क्या होगा? अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो 8 इक्विलिब्रियम डेल्टा G कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। चलो पुट कर दो यहाँ पर 0, इसको कितना पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। 0 पुट करते ही 0 इक्वल्स टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln K। थोड़ा सा मैथ्स का यूज करूंगा तो डेल्टा G नोट इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस RT ln K। ये रिलेशन आ गया, किसके बीच में आ गया? डेल्टा G नोट एंड किसके बीच में? एक अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा उसके बीच में। अपने को क्या गिवन है? डेल्टा G नोट गिवन है और K का पूछा है, तो चलो K को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन लिखी उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? चलो बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? डेल्टा G नोट डिवाइडेड बाय RT, ये माइनस आ गया, इक्वल्स टू कितना? ln K। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैथ्स का यूज किया, डरना मत बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कि हाई लेवल पे जा रहा हूँ। वैसे ये सब कुछ क्लास में डेरिवेशन करवाई दिया जाता है इसका, बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे रटवाना नहीं है, मुझे हर एक चीज को 0 लेवल से स्टार्ट करना है, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अदरवाइज ये फॉर्मूला अपने को बता दिया जाता है क्लास में, अगर ये याद है तो ठीक है 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लो यार। क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ से K का निकालना चाहता हूँ तो K क्या आ जाएगा? K की इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्या K की इक्वेशन क्या हो जाएगी? K इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस डेल्टा G नोट अपॉन RT। आया? यहाँ तक आया? यहाँ तक ये समझ में आया कैसे किया? यहाँ से ये वाली स्टेप आई थिंक आ गई होगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। अब चलो मुझे K फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मुझे K फाइंड करना है, मतलब K का साइन फाइंड करना है, और डेल्टा G नोट की वैल्यू, डेल्टा G नोट की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी? ग्रेटर देन 0। चलो थोड़ा सा मैं इसका और यूज कर लेते हैं, e टू द पावर माइनस डेल्टा G नोट क्या है? पॉजिटिव, R की वैल्यू पॉजिटिव, T टेम्परेचर है, केल्विन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब ये पूरी टर्म क्या होगा अपनी? पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया, मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अपनी नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। K इक्वल्स टू e टू द पावर नेगेटिव, कुछ भी मान लो, इसको नाम दे दिया मैंने C। क्या नाम दे दिया? C, पावर नेगेटिव आ गया। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? थोड़ा सा और मैथ्स का यूज करूंगा। क्या कर दूंगा? 1 बाई e टू द पावर C। E के बारे में अगर तुम लोगों को पता होना चाहिए, वैसे E की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718 और C की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 2.718 टू द पावर कुछ पॉजिटिव आएगी, मतलब ये जो होगा, ये नंबर जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। ये नंबर जो होगा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका सीधा सा मतलब ग्रेटर देन 1 नंबर से जब डिवाइड करता हूँ 1 को, तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? लेस देन 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए उसका आंसर? लेस देन 1। तो क्या K लेस देन 1 कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर मुझे K लेस देन 1 दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा अपना इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में इतना टाइम लगा, उसका रीजन ये कि पूरा डेराइव करना पड़ा। अगर ये चीज हमको पहले से याद है, ये रिलेशन या फिर ये रिलेशन हमको पहले से याद है, जो कि होता है हर एक बोर्ड के बच्चे को इतना याद होता है, बट वो
डर जाता है कहाँ पर आकर, इस जगह पर आकर कि सर अब क्या है, अब क्या करना है। डरना नहीं है भाई, थोड़ा सा मैथ्स का यूज करना है और सीधा आंसर अपनी झोली में आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ज्यादा टफ है नहीं, बस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं कि सर ये क्या आ गया इतना बड़ा, तो हमने देखा नहीं, हमारे तो एक लाइन में क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। नहीं भाई, थोड़ा ऐसा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। ऑप्शन नंबर ए मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल सही। कैसे सही है सर, एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। मान लो वाटर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ, वेपर के साथ। किसके साथ है, वेपर के साथ। मैं दो केस बना रहा हूँ, एक बार में ले रहा हूँ किसमें, एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम से मतलब कोई एक वेसल ले लिया जिसको ऊपर से मैंने बंद नहीं किया हुआ, या फिर कोई एक पोर्ट ले लिया, कंटेनर ले लिया जो ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम की डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होती है ओपन सिस्टम की डेफिनेशन, जिससे मास और हीट जो है दोनों का ट्रांसफर हो सके। उसके बाद में केस 2 में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ केस 2 की, एक क्लोज्ड सिस्टम है, मतलब वही वेसल ले लिया लेकिन ऊपर से मैंने इसको बंद किया हुआ है, ढक्कन लगाया। अब बंद किया हुआ है तो क्या है, जिससे मास बाहर जा सकता है, नो हीट आ जा सकती है, बट मास नहीं जा सकता। ये क्लोज्ड सिस्टम हो गया, कौन सा, ओपन सिस्टम हो गया। अब जैसे ही वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करता हूँ, वाटर को जैसे ही बॉईल करूंगा 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे तो वाटर कन्वर्ट होने लग जाएगा किसमें, वेपर में। अब जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वेपर ऊपर जाएगी, और वेपर ऊपर जाएगी उसका क्या होता है, डेंसिटी बहुत कम होती है तो ऊपर जाने लगेगी, ऊपर जैसे जाने लगी तो ओपन सिस्टम में बाहर निकल जाएगी। तो जैसे ही वेपर बाहर निकली तो बाहर निकली वेपर वापस थोड़े आएगी, ये इक्विलिब्रियम पे थोड़े आ पाएंगे, नहीं इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएंगे। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पे वही कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर वाटर है, बॉईल कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले गए और अब वेपर निकल रही है। वेपर बाहर जाने के लिए जैसे ही निकलेगी, जो ऊपर जो जिससे भी हमने इसको बंद किया हुआ है, क्लोज्ड कंटेनर है, बंद किया हुआ है, तो क्या वेपर इससे बाहर निकल पाएगी, नहीं। वेपर बाहर निकल नहीं पाएगी तो ये जो वेपर है वापस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में। अब वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर, मतलब क्या बन गया इनके बीच में, इक्विलिब्रियम। तो इसका सीधा सा मतलब अगर ओपन सिस्टम मैंने लिया तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा, और अगर मैं क्लोज्ड सिस्टम लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बन पा रहा है, ओपन अपना इक्विलिब्रियम बन पा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो क्या है अपना, बिल्कुल करेक्ट। चलो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अपना कि ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं सर, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है अपनी, वो सब क्या होती है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सारी की सारी क्या होगी, अपनी कांस्टेंट होगी। ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुझे ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। अब इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है। क्यों डाउट आ रहा है, क्योंकि ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस स्टॉप इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। ऐसा थोड़ा होता है कि इक्विलिब्रियम आते ही रिएक्शन रुक जाती है, नो, ऐसा नहीं होता है। इक्विलिब्रियम आते ही कोई भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, वह बस जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। इसका मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये क्या होगी, दोनों इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब अपना जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो अकॉर्डिंग टू मी अभी इनकरेक्ट होना चाहिए, मतलब गलत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 मुझसे कह रहा है कि द ऑपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। वो जो अभी बताया मैंने कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन की रेट होगी वही क्या होगी अपनी, वही क्या होगी अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन की रेट होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है, तो थर्ड क्या हो जाएगा अपना, इनकरेक्ट हो जाएगा। और पूछ रहा है इज नॉट के मतलब इनकरेक्ट ही पूछ रहा है सीधा सा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना, इस थर्ड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो इसका सीधा सा मतलब कि आपने थोड़ा ध्यान से सुना नहीं, तो वीडियो को थोड़ा पीछे लीजिए और स्टार्टिंग से सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। चलो इसको देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। चलो कैसे सोल्व किया जा सकता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं कूदना है अपने को, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या गिवन है वो समझना है, फिर उसके बाद में उसको सोल्व करना है। बोल रहा है कि PCl5, ये PCl5 है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, PCl5 इस तरह से, PCl5, ये PCl5 है, ठीक है। PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin, टेम्परेचर अपने को दे दिया 500 Kelvin in a closed container and their concentrations are, कंसंट्रेशन सबकी दी है, तो मेरे पास जो PCl5 की कंसंट्रेशन होगी, किसकी, PCl5 की कंसंट्रेशन होगी, वो कितनी गिवन है, 0.8 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर गिवन है। उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 ये गिवन है अपना कितना, कितना गिवन है 1.2 into 10 to the power minus 3, सेम वही यूनिट मोल पर लीटर। अब यूनिट कहाँ से है सर, इसका सारा खेल चैप्टर नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 मोल कंसेप्ट अगर पढ़ा होगा तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन बताए होंगे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की यूनिट्स भी बताएंगे। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट। Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, Cl2 की कंसंट्रेशन अपने 1.2 into 10 to the power कितनी -3, सेम वही यूनिट आता है और रेस्पेक्टिवली मतलब वो एक एक की वही सेम दी है। एंड आगे बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ Kc क्या हो गया, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसके बारे में अभी तक बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इन्होंने दे दी, क्या रिएक्शन है, PCl5 जो है वो डिसोसिएट होकर, गैस है गैस है गैस, तीनों गैस है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ना कोई सॉलिड है और ना ही कोई प्योर लिक्विड, तो गैस है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, PCl3 प्लस Cl, ये रिएक्शन गिवन है और इसके लिए मुझे Kc फाइंड करना है। अब Kc क्या होता है, Kc क्या होता है, अगर तुम लोगों ने नोट्स पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़ी होगी, तो Kc के बारे में थोड़ा जरूर पता होगा। क्या किया जाता है, जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट क्या है इस केस में PCl3 एंड Cl2, इनकी कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, इनका प्रोडक्ट किया जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और इसको डिवाइड किया जाता है किससे, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट मेरे पास एक ही है तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख दूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा, बस कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। इसके बाद मैथमेटिक्स है, और इसके बाद तुम लोग गलती कर रहे हो तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। चलो सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन में भी ज्यादातर बच्चे गिर जाते हैं, वो कर नहीं पाते, वो डर जाते हैं बच्चे कि इतने को कैसे सोल्व करवाऊंगा सर, मुझे तो कैलकुलेटर चाहिए। अरे भाई कैलकुलेटर की आदत ना डालो, क्योंकि जेईई नीट कैलकुलेटर अलाउ नहीं करती है, और एक साइंस के बच्चे को इतना आना चाहिए कि इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। चलो देखते हैं। PCl5 की कंसंट्रेशन मुझे गिवन है कितनी, देखो यहाँ पर 0.8 into 10 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 नहीं PCl3 सॉरी PCl3 की है, PCl3 की 1.2 होगी, कितनी होगी 1.2 होगी, इरेज कर लेते हैं, ये बिल्कुल इरेज हुआ, क्वेश्चन की इरेज हो गया, रीडू करो, दोबारा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये 1.2 है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कितना है 1.2 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना होगा 0.8 into 10 to the power -, चलो 10 to the power -3 से 10 to the power -3 कैंसिल। उसके बाद 1.2 है, 1.2 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 का स्क्वायर अगर पता होगा तो आ जाएगा इजीली, 12 into 12 कितना होता है 144, तो ये क्या आ जाएगा 1.44 into 10 to the power -3 कितना है -3 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू क्या, इंटू तो कुछ भी नहीं है, 10 to the power 3 कैंसिल हो गया। अब जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इजीली मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ कितना आएगा मेरा 1.8 into 10 to the power -, वही क्या मोल पर लीटर। चलो आंसर चेक करो, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या बोल रहा है 1.8 into 10 to the power 3, नो 10 to the power -3 है, मतलब ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। 1.8 into 10 to the power -3 नो, क्यों नो सर, यही तो मिल रहा है। अरे भाई साहब ये भी तो देखिए, ये मोल पर लीटर भी तो है इसके साथ, तो ये भी अपना क्या हुआ इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है 1.8 into 10 to the power -3 लीटर पर मोल इनवर्स। ये थोड़ा सा क्या हो गया अपना वही टाइपिंग मिस्टेक, फिर से ये -1 आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा बिल्कुल 1 आएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया अपना करेक्ट हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहा है 0.55, ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसको तो छोड़ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
आई थिंक पूरा समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हैं, मैं सारे डाउट सोल्व करूंगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई और नीट में, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल के आते हैं, बट वही यही तरीका होता है करने का। क्या अप्रोच होनी चाहिए हम उस पर बात करने वाले हैं। लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ हाफ कंप्लीशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर हाफ कंप्लीशन। बात करेंगे हाफ कंप्लीशन की। अभी हाफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन ए इक्वल्स टू बी। ए गिव्स बी इक्वल्स टू ए, बी में कन्वर्ट हो रहा है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना और इसके लिए बोल रहा है कि हाफ कंप्लीशन। अब सर हाफ कंप्लीशन क्या होता है? हाफ कंप्लीशन के बारे में बता दूं। कोई भी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जितना भी मेरे पास प्रोडक्ट था उसकी हाफ कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है। किसमें? जो भी रिएक्टेंट था उसकी हाफ कंसंट्रेशन किसमें चेंज हो चुकी है? प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी है। तो वो कितनी कंप्लीट हो गई? हाफ कंप्लीट हो गई। इसका मतलब अगर मैं बोलूं हाफ कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको क्यों लिखा जाता है यहाँ पर? कंसंट्रेशन को शो करने के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि इसका हाफ किसमें कन्वर्ट हो चुका है? बी में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इक्वल हो गई। चलो ये यहाँ से मैंने हाफ कंसंट्रेशन का मतलब निकाल लिया। और पूछ रहा है ऑप्शन देके पूछ रहा है कि इनके लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू सर कैसे निकाले? कंसंट्रेशन और डेल्टा जी नोट के बीच में क्या रिलेशन होता है? अरे डायरेक्ट अगर रिलेशन नहीं होता है कंसंट्रेशन और डेल्टा जी नोट के बीच में, एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप तो होता ही है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कौन सा? के वाला जिसके बारे में अभी बात की थी। तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। इसके बारे में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया। तो सर के क्या है यहाँ पर? के अपना वही क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। चलो केसी मान लो। केसी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है? बी। कितना होगा? बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन। और इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है दोनों क्या है? सेम है। तो क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? या केसी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। केसी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चलो इस इक्वेशन में केसी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन 1। अब एल एन 1 log बेस ई 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होगी। अगर थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो बिल्कुल ये पता होगा, लॉगरिथम अगर पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि बायो वाले बच्चों को नहीं आता होगा, सबको आता होगा क्योंकि ये बेसिक इसको बताया जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा जी नोट क्या हो गया अपना? अरे इजी है, 0 कितना हो गया? 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। खत्म, बस इतना ही है। अब इसको अगर बिना समझाए में करता तो मैं इसको कितना टाइम लेता? 15 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड। मतलब इतने टाइम में एक न्यूमेरिकल को मैं फोड़ के रख सकता हूं अगर हमें कंसेप्ट पता है और मुझे अप्लाई करना आता है तो। आई थिंक इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो अपने थोड़े कंसेप्ट वीक है, धीरे धीरे हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अपने से कि ए 500 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 5। Kc की वैल्यू गिवन है इस रिएक्शन के लिए। तो ये रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। हाफ H2 गैस है प्लस हाफ I2 गैस, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? दोनों HI गैस में। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? HI गैस में हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होनी चाहिए? HI की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ I2। मतलब जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो चलो कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ I2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड ये I2 हो गया। इसकी पावर कितनी लगी? 1/2। इसकी पावर कितनी लगेगी? 1/2। इसकी पावर है 1। तो Kc की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर? 5। कितनी गिवन है? 5। आगे बोल रहा है हमसे कि व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। ये अलग से इसने रिएक्शन दी है, इसके लिए मुझे फाइंड करना है। अब इस तरीके के न्यूमेरिकल क्लास में वैसे करवाया हुआ मैंने, बट यहाँ पे बता देता हूँ कि इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए क्या किया जाता है। जो रिएक्शन गिवन होती है और जिस रिएक्शन के लिए हमें फाइंड करना होता है, दोनों के बीच में छोटा सा रिलेशन फाइंड करना होता है।
छोटा सा रिलेशन फाइंड करना होता है कि किस तरह से मैं जो गिवन रिएक्शन है उससे जो जिसके लिए फाइंड करना है वो रिएक्शन बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, चलो देखो। यहाँ पर मुझे HI दिख रहा है रिएक्टेंट के साइड और वहां पर HI दिख रहा है मुझे किस साइड, प्रोडक्ट की साइड। तो सबसे पहले तो मुझे रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 1 रिवर्स द रिएक्शन। अब रिवर्स द रिएक्शन, रिवर्स कर लो भाई। रिवर्स अगर मैं कर लेता हूँ इस रिएक्शन को बीच में, इसको अगर मैं रिवर्स कर लेता हूँ तो क्या होगा, HI कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, डिसोशिएट हो रहा होगा हाफ H2 प्लस हाफ। चलो रिवर्स कर लिया। अब जैसे ही रिवर्स करूंगा तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या किस तरह से अफेक्टेड होगा वो, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो Kc डेस जो नया आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/Kc। देखो अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो उसका Kc डेस जो नया Kc डेस होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, वो इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाता है। अगर मैं ऐड करता हूं तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाते हैं। और मैं अगर उनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसके ऊपर पावर लग जाती है, सेम वही नंबर। चलो कैसे, अभी तो फिलहाल तो Kc डेस क्या हो गया, 1/Kc, 1/Kc मतलब 1/5। ओके, क्या अब ये दोनों रिएक्शन सेम है, क्या अब ये दोनों रिएक्शन सेम है, ये दोनों रिएक्शन क्या दोनों सेम है, नहीं सर। यहाँ पर तो 2HI दिख रहा है और यहाँ पर HI दिख रहा है, यहाँ पर H2 है, हाफ H2 है, I2। अब मैं क्या करूंगा, दोनों रिएक्शन को सेम करने के लिए मैं इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो स्टेप नंबर 2 में क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो कैसी रिएक्शन बनेगी, 2HI डिसोशिएट हो रहा होगा किसमें, H2। 2 से किया तो ये यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1 2 H2 और ये I2 से। अब देखो क्या ये दोनों रिएक्शन सेम दिख रही है क्या, यस सर बिल्कुल दोनों रिएक्शन मुझे सेम दिख रही है। और अब क्या मैं इसके लिए जो Kc डबल डेस जो आएगा वही क्या इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सर। तो Kc डबल डेस जो होगा वो अपना पुराना Kc डेस था उसका क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर पावर में चला जाता है। तो Kc डेस जो था, Kc डेस उसकी पावर बन जाएगी 2 और Kc डेस की वैल्यू क्या थी, 1/Kc मतलब 1/5। 1/5 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखो किस तरह से सोल्व किया जाएगा, किस तरह से सोल्व किया जाएगा। 1/5 की वैल्यू क्या होगी, 0.2, इसका क्या है, होल स्क्वायर। 0.2 का जब होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 0.04 आएगा। कितना आएगा, 0.04। क्या किसी ऑप्शन में 0.04 मुझे दिख रहा है, यस सर बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा इस आंसर, इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जेईई और नीट दोनों में पूछे जाते हैं। ये पैटर्न फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जेईई और नीट और बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। अगर बोर्ड के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल वीडियो है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब किसी रिएक्शन को, किसी भी इक्वेशन को क्या किया जाता है, रिवर्स किया जाता है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, किस तरह से अफेक्टेड होता है, किस तरह से क्या प्रभाव होता है उस पर, वो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल में आ जाता है। जब दो रिएक्शंस को ऐड किया जाता है तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, जो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एंड जब किसी रिएक्शन को किसी नंबर से, इंटीजर से या फिर किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ही नंबर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर पे चला जाता है। मतलब क्या लग जाती है, उसके पावर लग जाती है। बस वही किया, फर्स्ट मैंने क्या किया, इन्वर्स किया, रिवर्स किया, देन उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कहां चला गया, पावर में, यानी स्क्वायर बन गया। इस तरीके से बस और कुछ नहीं, सीधी सिंपल सी मैथ्स यहाँ पे मैंने यूज की और आंसर निकाला। आंसर कितना है, 0.04। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। इंपॉर्टेंट एंड इजी, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है और फ्री में मार्क्स दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन अ सिस्टम, एक बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिस्टम ए सॉलिड जो है, ए सॉलिड, अब देखो यहाँ सॉलिड है, ध्यान देना, सॉलिड है, क्या दिया हुआ है, सॉलिड है, वो चेंज हो रहा है किसमें, 2b गैस प्लस 3c गैस में। If concentration of C at equilibrium is increased by a factor 2, बोल रहा है कि concentration of C increase कर दी जाती है by a factor 2, then पूछ रहा है कि it will cause the equilibrium concentration of B to change to, मतलब B की concentration जो होगी उस पर क्या अफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट, किस तरह से अफेक्टेड होगा, वो उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि A सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है,
2b गैस प्लस 3c गैस। तो अगर इसके लिए मैं क्या लिखना चाहूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखना चाहूँ, या फिर कंसंट्रेशन के लिए बोल रहा है तो कैसे लिखना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C क्यूब। अब सर ये स्क्वायर क्यूब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनके सामने जो लिखे हुए मोल्स या फिर इनके सामने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे हुए वो पावर में लगाए जाते हैं। डिवाइडेड बाय, क्या इसकी कंसंट्रेशन में लिखूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या आ गया, पूरा सॉलिड आ गया, और बता दिया मैंने कि जो सॉलिड होता है और प्योर लिक्विड जो होगा उनकी कंसंट्रेशन का को कंसीडर नहीं किया जाता है जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो केसी की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल सर यही केसी की वैल्यू होगी। अभी केसी की वैल्यू जो भी आएगी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मैं बी की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तब भी केसी चेंज नहीं होने वाला, सी की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तब भी केसी चेंज नहीं होने वाला। बी को जैसे चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से सी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन केसी को चेंज नहीं होने देगा। तो वही बोल रहा है कि अपने को जो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सी है उसकी कंसंट्रेशन 2 फैक्टर से क्या कर दी जाती है, इंक्रीज। तो चलो नया केसी डेस, ये केसी डेस किसके इक्वल होगा, वही केसी के इक्वल होगा, इक्वल्स टू ये बी की जो कंसंट्रेशन होगी उसको सी की जो कंसंट्रेशन होगी उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2c क्या हो गया, क्यूब हो गया, 2c क्या हो गया, क्यूब हो गया। और ये बी की नई बी की जो कंसंट्रेशन, बी डेस लिख देता हूँ, बी की कंसंट्रेशन जो होगी वो हमें फाइंड करना है। केसी की वैल्यू केसी डेस के इक्वल होगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाली, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो केसी डेस की वैल्यू कितनी थी, चलो लिखो, ये बी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी क्यूब इक्वल्स टू क्या, 2c क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये जो नई कंसंट्रेशन आएगी बी की, बी डेस से लिख दिया मैंने स्क्वायर। ओके, अब चलो सोल्व करो इसको, कैसे सोल्व करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी क्यूब इक्वल्स टू, अगर 2 को बाहर लाता हूं तो क्यूब क्या होगा उसका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय नया जो बी की कंसंट्रेशन आएगी वो क्या हो गया, इससे गया ये कैंसिल। उसके बाद में पूछ रहा है, उसके बाद में देखो आगे क्या करना है अपने को, बी डेस और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी डेस, मतलब ये जो नई कंसंट्रेशन होगी स्क्वायर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। अब कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है तो क्या कर दूंगा, रूट ले लो दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू ये इसका स्क्वायर है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी जो पहले था डिवाइडेड बाय, अब 8 का रूट क्या होता है, 2 रूट, क्या हो जाएगा 2। तो जो नए कंसंट्रेशन जो अपना जो बी है उसकी जो नई कंसंट्रेशन आएगी वो जो पहले बी था उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दो, अगर मैं 2/√2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे नया जो कंसंट्रेशन मिलेगा बी का वो फाइंड कर सकता हूँ मैं। तो किस तरह से चेंज होगी, इस तरह से चेंज होगी। जो पुराना कंसंट्रेशन था किसका, बी का, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2√2 से तो जो नई कंसंट्रेशन होगी बी की वो मुझे मिल जाएगी। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सी को चेंज किया, सी को चेंज करने पर बी ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, बट केपी यहाँ पर या केसी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको चेंज कर सकता है ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा जो कंसंट्रेशन होगा, प्रेशर होगा, इनको चेंज नहीं करता, ये अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, बट केपी एंड केसी क्या करते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबल बताना है कि कौन सा, चार यहाँ पर मेरे पास रिएक्शंस गिवन है और बताना है कि कौन से में जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो मोस्ट स्टेबल होगा, किसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। अगर कोई स्टेबल है तो क्या वो चेंज होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, क्योंकि हर एक जो चीज होती है, हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है, हर एक जो प्रोसेस होता है किसकी ओर बढ़ता है, किसकी तरफ बढ़ता है, ये स्टेबिलिटी की तरफ। अगर कोई पहले से स्टेबल है तो वो चेंज क्यों होना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी को लूज कौन करना चाहेगा, बिल्कुल कोई नहीं करना चाहेगा। तो जो अगर कोई स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगा। अगर किसी रिएक्शन में स्टेबल अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, स्टेबल अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा तो वो चेंज नहीं होना चाहेगा N2 and O2 में, मतलब वो टूटना नहीं चाहेगा, डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल है। अब ये चीज हम किससे देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। कैसे देखेंगे, चलो बात करते हैं। रिएक्शन नंबर 1 जो है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 6.7 × 10⁻16 और इसमें 10⁻30, इसमें 10⁻34 और ऑप्शन नंबर डी के लिए कितना 10⁻30। तो इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। जो Ka है मेरे पास, मतलब
रिएक्शन नंबर ए के लिए के जो है वो क्या है, मुझे सबसे कम दिख रहा है, उससे ज़्यादा किसका है, ये वाला है के बी है, उससे ज़्यादा क्या है के डी है, और उससे ज़्यादा है अपना के सी। ये तीनों के लिए लिख लिया। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ऑर्डर ये है, मतलब के सी सबसे ज़्यादा है, और के क्या होता है, के अपना के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा के सी जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जितना भी रिएक्टेंट होगा वो ज्यादा चेंज हो रहा होगा, किसमें चेंज हो रहा होगा, प्रोडक्ट में। मतलब जो भी अपना रिएक्टेंट होगा वो चेंज होना चाह रहा होगा, हो रहा होगा, हो चुका होगा, किसमें, अपने प्रोडक्ट में। इसका मतलब जो भी NO2 है अगर उसका के ज्यादा है, के हाई है, तो इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट जो होंगे मतलब N2 और O2 जो होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी हाई होगी। अगर उनकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो मतलब NO2 जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा वो चेंज हो चुका होगा, किसमें चेंज हो चुका होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी अगर स्टेबल है तो वो चेंज नहीं होना चाहेगा, वो स्टेबल ही रहना चाहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये जो है, ये पूरा ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, इसके लिए के अगर है ये तो ये ज्यादा चेंज हो चुका है प्रोडक्ट में, मतलब जितना भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड था वो डिसोसिएट हो चुका है N2O2 में, मतलब वो तो स्टेबल नहीं था। अगर स्टेबल होता तो चेंज क्यों होता, स्टेबल होता तो वो चेंज नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये तो क्या हो गया, सबसे लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके लिए के क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। वही अगर मैं के ए की बात करूँ तो इसके लिए क्या है, सबसे कम है, मिनिमम है, इस इन चारों में से मिनिमम है। अगर इसके लिए के मिनिमम है तो जो प्रोडक्ट होगा इन चारों रिएक्शन में सबसे कम प्रोडक्ट किसमें बनेगा, ये अपना जो ऑप्शन नंबर ए है उसके लिए। अगर इसके लिए सबसे कम प्रोडक्ट बनेगा तो सीधा सा मतलब है कि जो इसके लिए सबसे कम जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा वो डिसोसिएट हो रहा होगा, मतलब ये कम डिसोसिएट हो रहा होगा तो खुद क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अपना NO2, मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, लीस्ट है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लीस्ट है तो जो अपने प्रोडक्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी कम होगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है तो सीधा सा हमें यही दिखा रही है कि जो NO2 है, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो कम डिसोसिएट हो रहा होगा, किसमें, अपने प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए, करेक्ट। तो जिन भी क्वेश्चंस की मैंने बात की यहाँ पर इजी क्वेश्चंस थे, लेवल कुछ ज्यादा हाई था नहीं इनका, इजी बिल्कुल नॉर्मल लेवल मान सकते हो, NCERT बेस्ड मान सकते हो, थोड़े NCERT प्लस प्लस भी मान सकते हो। बट ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन तभी ही समझ में आ सकता है, या फिर तभी समझ में आया होगा जब तुम लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस अगले कुछ वीडियोस में मैं लाता रहूंगा। और जो डर बना हुआ है ना न्यूमेरिकल्स का, उसी डर को खत्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक तरह से बच्चे डर जाते हैं न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए, तो वो डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन वीडियोस के सॉल्यूशन, वीडियोस में न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन आपके वो उस डर को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। और आगे भी कुछ इसी तरह से मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।